तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया का अब अच्छी तरह से वेलकम होता है और रियांश जिया के साथ रूम में वक्त बिताना चाह रहे थे। लेकिन तभी मृदुल जो जिया के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी ताकि वो थोड़ा जल्दी रिकवर करे, उसके एक सर पर अभी भी वो घाव था। रियांश जो उसके सर पर लगी बैंडेज को देखते हुए धीरे से उसके फोरहेड पर अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, चलिए मैं आपको दूध पिलाता है। वहीं जिया रियांश की बात को कुछ गलत मतलब निकालते हुए अपने मुंह पर धीरे से अपना हाथ रख लेती है। रियांश जैसे ही टेबल से दूध लेकर आए थे और जिया को यूं इस तरह से शैतानी भरी मुस्कान पास करते हुए देखते हैं, उसके सामने आकर बैठते हुए कहते हैं, ऐसे ये काम तो तुम्हारा होना चाहिए, राइट? पर देखो क्या टाइम आ गया, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छे से ठीक हो जाओ, कुछ दिनों का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें, उसके बाद इस दूध का हिसाब अच्छे से लूँगा। बहुत परेशान किया तुमने जिया। जिया जैसे ये सुनी थी, वो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, मैंने क्या परेशान, और आप? लेकिन अब जाकर के जिया की नज़र रियांश के कुछ घाव पर जाती है और जिया धीरे से अपनी उंगली को उनके चोट पर रखते हुए कहती है, ये सब क्या हुआ है? आपने तो कहा था कि आप लड़ाई नहीं कर रहे, ये सारी चोट कैसे लगी है फिर? जैसे रियांश ने यह सुना था, वो जिया के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हैं और धीरे धीरे ग्लास को उसके होठों के करीब लाते हुए कहते हैं, लड़ाई छोड़ दी है इसीलिए चोट लगा है, वरना किसी की औकात है जो रियांश अग्निहोत्री पर हाथ उठा पाए? काट कर नहीं फेंक दूंगा उसे। ये सुनकर जिया जो घबराते हुए कहती है, आप इस तरह की बातें मत किया करिए, डर लगता है मुझे। रियांश जिया के गाल पर अपना हाथ रखते हैं और उसको दूध का एक सिप पिलाते हुए कहते हैं, डरना छोड़ दो तुम, क्योंकि अभी तो तुम्हारे सामने कुछ लोगों की लाशें बिछने वाली हैं। जिया जो अपना चेहरा हल्का सा पीछे की तरफ करते हुए कहती है, पर क्यों? आपने बोला था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रियाज अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, सिर्फ तब तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, लेकिन अब तो तुम होश में वापस आ गई हो, इसलिए अब तो वो लोग नहीं बचने वाले जिसने तुम्हारे साथ गलत करने के बारे में सोचा। मेरी जिया को मुझसे दूर करने के बारे में कोई सोच कैसे सकता है? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, उस 8 दिनों में मैं हर वक्त किस हद तक दर्द सह रहा था। अंदर से इतना ज़्यादा टूट गया था जिया। वही जिया जो धीरे से अपने हाथ को रियांश के गाल पर रखते हुए कहती है, तुम मत करिएगा मुझे कभी भी अपने आप से दूर। जिस दिन आप मुझसे अलग हो जाएंगे ना, इसी तरह से मर जाऊंगी मैं। इस बार तो बच गई, अगली बार नहीं बचूंगी। ये बात सुनकर के रियांश जो ग्लास को थोड़ा साइड में रखते हैं और जिया को साइड रख देते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उस दिन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जिया जो कहती है, मैंने सच में किसी को कोई मैसेज नहीं किया था, और मैंने आपसे शादी आपको बर्बाद करने के लिए आपके परिवार। उसने इतना बोला ही था कि तभी रियांश धीरे से अपने होंठ को उसके होंठ से टच कराते हुए कहते हैं, उस वक्त मैं गुस्से में था, इसलिए मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था जिया। और जब मैं गुस्से में आता हूँ तुम्हें पता है, मैं अपने आप से अपना कंट्रोल खो देता हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे हाथों तुम्हें दर्द ना पहुँचे और मेरी बातों से भी तुम्हें तकलीफ़ ना हो, इस वजह से मैंने तुम्हें खुद से दूर करने के बारे में कहा था। बट आई अंडरस्टैंड, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और अगर किया भी होगा तो तुम्हारा इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर तुम उस जयशंकर तिवारी के कहने पर भी मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तो एक बार उस इंसान को थैंक यू ज़रूर कहूँगा मैं। जी हाँ, अपने चेहरे को नामे लाते हुए कहती है, मैं आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी। लेकिन रेयांश उसके गाल को हल्का सा अपने 2 उंगलियों से पिंच करते हुए कहते हैं, बर्बाद तुम कर चुकी हो मुझे, अपनी अदाओं से, बातों से, और स्पेशली अपने हरकतों से। तो अगर तुम्हें इसके लिए जयशंकर तिवारी ने भेजा था तो अच्छा किया था उसने, पर उसके बावजूद भी बचने तो वाला है नहीं वो। बहुत इज्जत कर ली, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अच्छा ये दूध तुम अपने हाथ से पियो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन जिया उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मेरे साथ बैठिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। रियांश उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ ही हूँ, नहीं जा रहा हूँ कहीं।
और दूध पी लो, उसके बाद से तुम्हें रेस्ट करना है। डॉक्टर ने कहा है तुम जितना रेस्ट करोगी तुम्हारी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा। वो जिया को धीरे धीरे अपने हाथों से ही दूध पिला करके पूरा ग्लास ख़त्म करवाते हैं और फिर उसे साइड में रख करके जिया के सर को अपने कंधे पर टिका देते हैं। वो उसके बालों पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, तुमसे अलग होकर समझ में आया कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को खो देता है ना, बिल्कुल वैसे ही एकदम टूट सा गया था मैं तुम्हारे बिना। वैसे तुम कोमा में कर क्या रही थी? मेरे बारे में कुछ सोचा? जिया जैसे ही सुनी थी वो धीरे से अपने चेहरे को रेयांश की तरफ करते हुए कहती है, मुझे याद तो नहीं है बहुत ज़्यादा, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो हूँ, बस आपके साथ नहीं हूँ। और ऐसा लगता जैसे किसी दूसरी दुनिया में गायब हो गई हूँ। पर अच्छा लग रहा था। जैसे ही जिया ने ये बोला था, रेयांश उसकी तरफ थोड़ा गुस्से में देखते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरे बिना अच्छा लग रहा था? जिया जो मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को नाम में लाते हुए कहती है, गुस्सा तो नहीं करिए, आपके बिना नहीं अच्छा लग सकता मुझे, कहीं भी कभी भी। अभी उन लोगों की प्यारी प्यारी बातें चल ही रही थी कि तभी नीचे से कुछ लोग दोबारा से ऊपर की तरफ आ रहे थे। रेयांश जो फिर से फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ते हुए कहते हैं, हम कल ही हनीमून चले। अचानक से रेयांश के मूड को इस तरह बदलता देखकर जिया जो धीरे से अपने सिर को उठाती है और रेयांश की तरफ देखकर कहती है, क्या आप बोल रहे हैं? अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ। रेयांश मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पर मेरे घर वालों को तो तुम जानते हो, हम बात भी करना चाहे तो चैन से बात भी नहीं करने दे सकते। अभी भी देखना दब दब की आवाज़ आएगी। जैसे ही रेयांश ने यह बोला था, लगभग कुछ ही सेकंड में बाहर दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा था, जिसे देखकर जिया जो हल्का सा मुस्कुराती है और रेयांश की तरफ धीरे से अपना चेहरा घुमा लेती है। वहीं रेयांश जो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में बेड से उठते हुए जिया की तरफ घूमते हुए कहते हैं, ये सब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद से हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से। मैं नहीं रह सकता इस फैमिली में। कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है, जो मन चाहे आ जा रहा है मेरे रूम में। और ये बोलकर वो दरवाज़ा जैसे ही खोले थे, उनके सामने से लूसीफर जोरथमा की गोद से कूद करके डायरेक्टली अपनी छलांग लगाता है और दौड़ करके जिया के बेड के ऊपर आकर के बैठ जाता है। रेयांश जो बस उसको जाता हुआ देख रहे थे और जैसे ही वो उसे जिया के बगल में इतना हक से आकर बैठा हुआ देखते हैं, वो उसको ऑर्डर देते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, ओ हेलो, बिना मेरे परमिशन के एक तो मेरे रूम में आ गए और अब मेरी बीवी के बगल में बैठे हुए। लूसीफर एक बार रेयांश की तरफ देखता है और फिर अपने सिर को जिया के गोद में रख देता है, जैसे वो अपना पूरा हक दिखाना चाह रहे हो जिया पर। रेयांश अंदर आते हुए कहते हैं, लूसीफर, ये मेरा और मेरी बीवी का टाइम है, गेट आउट। और फिर वह रिद्धिमा की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से में पूछते हैं, यहाँ क्यों लेकर आई हो उसे? मैंने मना किया था ना, मुझे इस वक्त अपने और वाइफ के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, निकालो इसे यहाँ से। लेकिन रिद्धिमा जो अपना चेहरा नीचे करते हुए थोड़ा डरते हुए बोलती है, सॉरी सर, मैं बहुत कोशिश कर रही थी पर ये कुछ खा ही नहीं रहा था, इसने अपना मील भी नहीं लिया, इसीलिए मुझे लगा ये जिया मैम को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा है। जिया जो धीरे से अपने हाथ को उठाकर उसके सिर पर सहलाते हुए कहती है, मिस तो करेगा ना, हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो बन चुकी है, और तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो लूसीफर। जैसे ही जिया ने इतने प्यार से लूसीफर से बात किया था, लूसीफर को सुकून मिलता है। वो वाकई में ही जिया के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था और जिया की वजह से ही तो उसे राजनंदिनी पर इतना गुस्सा आ रहा था। रेयांश भी आकर के अपनी बीवी के बगल में बैठते, लेकिन तभी लूसीफर उन दोनों के बीच में आ जाता है। लेकिन तभी लूसीफर जो शिफ्ट होते हुए रेयांश और जिया के ठीक बीच में आ जाता है, तो हल्का सा धी रेयांश अपना हाथ धीरे से उसके पीठ पर मारते हुए कहते हैं, इतना हक तो मैं अपने बच्चे को भी नहीं दूंगा, वो भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। हो गया मिलाप तो निकलो यहाँ से। वही जिया जो कहती है, क्यों डांट रहे हैं उसे? देखिए ना, कितना दिन हो गया इसे देखे हुए, और कितना जल्दी बड़ा हो रहा है ना ये। वैसे कितना दिन हो गया था मुझे बेहोश रहे? ज़्यादा टाइम हो गया था क्या? ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद देख रही हूँ उसे। रेयांश जो कहते हैं, 10 दिन में ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना। जिया जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, लग ही नहीं रहा पुराना लूसीफर है जिससे मैं पहली बार मिली थी। रेयांश जो कहते हैं, वो पुराना लूसीफर होना भी नहीं चाहिए, और वैसे भी अब इसे बड़ा तो होना पड़ेगा।
काम जो करना है मेरा इम्पोर्टेंट। ये सुनकर जिया जो रेयांश की तरफ थोड़ी डाउट भरी नज़र से देखती है और फिर जैसे उसकी नज़र सामने खड़ी रिद्धिमा पर गई थी, वो अपनी भवें से कोड़ते हुए रेयांश के कान के पास आते हुए कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है और आपको क्यों देख रही है इस तरह से, वो भी। रेयांश ने बिना रिद्धिमा की तरफ देखे ही जिया को चिढ़ाते हुए बोला, क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? वैसे सुंदर है ना? मैं तो कह रहा हूँ देखने दो उसे, उसकी भी आंखें तरसती होंगी मुझे देखे बिना। रेयांश को तो अच्छे से पता था कि रिद्धिमा का इंटेंशन कुछ और होगा, लेकिन फिर भी वो बस जिया को परेशान कर रहे थे। जिया जो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, 10 दिनों में किसी और के साथ इतनी अट्रैक्शन हो गई आपको? आपको कोई और अच्छी लगने लगी? वेरी बैड। और ये बात वो लूसीफर से बताते हुए कहती है, देख लो तुम्हारे बॉस कितने घटिया हैं। लेकिन तभी रेयांश कहते हैं, बॉस नहीं, उसका डैड हूँ मैं और तुम उसकी मम्मा। वहीं जिया जो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन उसे यहाँ से भेजिए। रेयांश कहते हैं, मैं तो कब से कह रहा हूँ। और ये बोल करके उसका हल्का सा पूंछ खींचते हुए कहते हैं, लूसीफर निकलो यहाँ से। लेकिन तभी जिया जो उसके हाथ को हटाते हुए कहती है, क्या कर रहे, से क्यों डर दे रहे? मैं सामने खड़ी उस लड़की की बात कर रही हूँ, हटाइए उसे यहाँ से। गई थी। जैसे ही रिद्धिमा रेयांश को अपनी तरफ देखता हुआ पाती है, वो झटके से अपने चेहरे को नीचे झुका ली थी। रेयांश उसकी बातों को समझ तो गए थे कि वो शायद रेयांश से कुछ बात करना चाह रही है, और फिर वो लूसीफर के हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं, हो गई तुम्हारी बातें, या फिर रात भर यहीं पर रहना? चलो यहाँ से। जिया जो कहती है, रहने दीजिए ना प्लीज़। रेयांश बेड से खड़े होते हुए कहते हैं, ठीक है फिर तुम रहो इसके साथ। और वो रिद्धिमा की तरफ जिया के देखते हुए इशारा करते हुए कहते हैं, मैं उसके साथ चला। और जिया उनको चुपचाप बस जाता हुआ देख रही थी। वो काफ़ी हैरान हो गई थी कि रेयांश किसी लड़की में इतना जल्दी ऐसे इंटरेस्ट कैसे दिखा सकते हैं। रेयांश ने रिद्धिमा को इशारे में अपने साथ चलने के लिए कह दिया था। वो जैसे ही रूम के बाहर आए थे, वो रिद्धिमा से पूछते हैं, क्या हुआ, कुछ बात है? रिद्धिमा अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ सर, वो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट था। मैं सोची अगर आप आज फ्री हो तो बता दो। रेयांश अपने रेलिंग पर आकर टिकते हुए बोलते हैं, बताओ, सुन रहा हूँ। रिद्धिमा को काफ़ी डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो पहले से ही रेयांश से क्लियरेंस लेते हुए पूछती है, सर बताऊंगी तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? रेयांश ये सुन करके अपनी गर्दन हल्का सा टिल्ट करते हुए रूम की तरफ देखते हुए कहते हैं, नो वे, आज मैं अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश हूँ, तो आज कोई भी बात मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती। अब बताओ मुझे क्या बताना है। रिद्धिमा जो धीरे से अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालती है और रेयांश की तरफ उसे बढ़ाते हुए कहती है, सर ये वॉइस रिकॉर्डिंग है, जितना मुझसे बन पाया मैंने उतना किया। अब सर वो हुआ यूँ था, जिस दिन जिया मैडम गई थी ना हॉस्पिटल एडमिट के लिए, उसी दिन इन दोनों की कॉन्वर्सेशन मैंने सुन ली थी। वैसे मैं ये इंटेंशनली नहीं की थी सर। लूसीफर बार बार राजनंदिनी आंटी को देख कर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और बार बार उनकी तरफ जानलेवा हमला करने के लिए दौड़ रहा था। अब मैं मुझे लगा कि इसे भूख लगी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसका मील लेने के लिए चली गई, और जैसे ही मैं वापस लौटी तो ये खिड़की से उन लोग के रूम के अंदर जा रहा था। अब अगर वो रूम के अंदर चला जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। रेयांश कहते हैं, पॉइंट पर आओ, बकवास क्या कर रही हो? वहीं रिद्धिमा जो कहती है, सॉरी सर, तो मैं जैसे लूसीफर को वहाँ से रोकने गई ना, तो मैंने यही बात सुनी थी, प्रियंका मैम और राजनंदिनी आंटी के बीच तीसरा भी कोई शख्स है जिसने जानबूझकर के रिया मैडम की हालत करवाई है। और उसके साथ ही वाशना मैम, उनको ना मैसेज इसी लड़की ने किया था, प्रियंका, क्योंकि वो भी फ़ोन पर बात करते हुए यही बोल रही थी कि वाशना की कंडीशन तो ठीक है, पर उसकी जगह कोई और बेड पर पड़ चुका है। मैं ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं। रेयांश कहते हैं, तो इतनी सी बात है? वेल, मुझे इस बारे में पहले से ही पता है। हाँ, प्रियंका के साथ मुझे ये उम्मीद नहीं थी, पर इट्स ओके। बहुत शौक है उसे मुझे अपनी बीवी से दूर करने का। बताता हूँ उसे। रेयांश अग्निहोत्री के ऑरा को शायद भूल गई है वो। कुछ दिनों से उसके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है ना, बट डोंट वरी, ये सब मैं हैंडल कर लूँगा, और तुम लूसीफर को लेकर निकलो। लेकिन तभी रिद्धिमा जो उन्हें रोकते हुए कहती है, सर एक और बात है। वही रेयांश जो इस वक्त जिया के साथ सिर्फ वक्त बिताना चाह रहे थे, उसे प्यारी प्यारी बातें करना चाह रहे थे, और बार बार यूँ इस तरह का डिस्टर्बेंस रेयांश को बहुत इरिटेट कर रहा था। वो फिर से रिद्धिमा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, अब क्या है?
रिद्धिमा जो थोड़ा डरते हुए कहती है, सर वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई नो कि मुझे आपके बिना परमिशन के ये नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ गया सर। रियाज उसकी बात सुन करके अपने हाथों को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए कहते हैं, किस बारे में बात कर रही हो तुम? वहीं रिद्धिमा जो कहती है, सर वो थोड़ी देर के लिए मैंने लूसीफर को छोड़ दिया था। रिद्धिमा जो कहती है, सॉरी सर, पर मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा आ रहा था कि मन करता मैं ही उनके साथ कुछ कर दूँ। जी हाँ मैडम, बेचारी उनके साथ इतना गलत। इसी वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए लूसीफर को आंटे के ऊपर छोड़ दिया और उनका एक पैर। जैसे रियांश सुने थे, वैसे तो लगा था रिद्धिमा को कि वो उस पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे और पता नहीं उसका क्या करेंगे, शायद उसकी नौकरी भी खा जाएंगे। लेकिन रियांश तो जैसे तैसे करके अपने स्माइल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे अपनी आंखों से कि वो काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं। वहीं रिद्धिमा जो कहती है, बट डोंट वरी सर, इस बारे में किसी को भी खबर नहीं है। बस मुझे, ऋषभ और एक दो स्टाफ और देख ली थी, बट मैंने उनका मुंह बंद करके रखा हुआ है। कोई कुछ नहीं बताया किसी को। मैंने सोचा आपको बता दूं इससे पहले प्रॉब्लम हो जाए। रियाज रो फ्रस्ट्रेशन में अपने सर को अपनी ही उंगलियों से रब करते हुए कहते हैं, तो ये बताना था तुम्हें। वैसे अगर ये फैमिली वालों को पता चला तो तुम्हें पता है लूसीफर को कोई भी इस घर में रहने नहीं देगा। और मेरे बिना परमिशन के तुमने ये करने की हिम्मत कैसे की? वो मेरी शिकार है, राइट? और ये बोलते हुए वो रिद्धिमा की तरफ अपनी कदम को बढ़ा लिए थे। रिद्धिमा जो डरते हुए जाकर के रेलिंग से टकरा गई थी, वहीं रियांश उसके सामने आकर के रेलिंग पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कहाँ है वो दोनों? यह सुन करके रिद्धिमा जो नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, बेसमेंट में। रियांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, ठीक है। और अभी वो मुड़ पाते उससे पहले ही वो एक बार और रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसका बोनस सैलरी मिल जाएगा तुम्हें। जैसे ही रिद्धिमा ने यह सुना था, उसके दिल को सुकून मिला था और उसे लगा था थैंक गॉड वो बच गई, वरना रियांश का गुस्सा जो कभी भी किसी भी वक्त नेक्स्ट लेवल हाइपर हो सकता था और फिर उसके साथ क्या होता। वहीं पीछे जैसे ही रियांश घूमे थे, गौरव जो अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए गाना सुनते हुए मज़े से आ रहा था। और जैसे ही वह रिद्धिमा और रियांश को इस तरह से अकेले बात करता हुआ पाता है, वो अपना एक हेडफोन निकाल करके रियांश की तरफ आते हुए बोलता है, वेरी बैड भाई, जब तक भाभी कोमा में थी तब तक तो आप उन्हीं के साथ है, कोमा से बाहर आई तो किसी और लड़की पर। गंदी बात। जैसे गौरव ने बोला था, रियांश जोर से उसका कान रिद्धिमा के सामने ही पकड़ कर उसे खींचते हुए कहते हैं, सोच समझ कर बात किया कर और अपनी तरह मत समझ मुझे। वहीं गौरव जो रियांश के हाथों से अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, सॉरी भाई, रियली सॉरी। वहीं गौरव जो ठीक तरीके से खड़ा होते हुए पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे लड़की की फिगर तो कमाल की है, कोई भी इसे देखकर अट्रैक्ट, लेकिन मैं नहीं। मैं अपनी नेहा के साथ प्रॉपरली कमिट हो चुका हूँ। बहुत जल्द हम दोनों की शादी होगी, उसके बाद हम दोनों के। रियाज उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, फालतू बकवास मत कर और यहाँ के वेटर वर्कर सबकी इज्जत करना सीख। और अगर ये नहीं हो पाता तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर घूम। यहाँ पर कोई लड़की काम करती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम फालतू से कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दोगे। अब ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाते तभी गौरव जो पीछे से आते हुए कहता है, भाई आपको ना मेरी इज्जत करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते में मैं भी एक जगह आपसे बड़ा हूँ। रियाश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, शक्ल देखी अपनी, और क्यों इज्जत करूँ मैं, ऐसा कौन सा महान काम कर दिया तुमने? गौरव ये बताता है, नेहा के साथ अगर मेरा लगन लग गया तो फिर नेहा बड़ी, जिया छोटी, उस हिसाब से तो हम दोनों के बीच क्या रिश्ता होगा आप समझ रहे हैं ना? रियाज जो उसके गाल पर थपथपाते हुए कहते हैं, मैं गधों से रिश्ता नहीं रखता। और ये बोलकर वो अपने रूम के अंदर जा चुके थे और उसके मुंह पर ही उन्होंने काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा मार दिया था। गौरव जो पीछे होते हुए कहता है, मैं भी दिखा दूंगा एक दिन कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ आपसे। वही रियाज जो अंदर आते हुए लूसीफर को देखते हुए कहते हैं, अब हो भी गया। जिया जो लूसीफर की तरह ध्यान से देख रही थी और जैसे रियांश अंदर आए थे, वो मुंह बना करके धीरे से लेटते हुए कहती है, चलो लूसीफर हम दोनों सो जाते हैं, वैसे भी किसी और को तो हमारे लिए वक्त है नहीं। ये बोलकर वो काफ़ी मुश्किल से लेटी थी क्योंकि उसके बैक में बहुत पेन हो रहा था। काफ़ी टाइम से लेटे लेटे उसे करवट वगैरह लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। रियांश अभी अपना हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करते उससे पहले ही जिया जो प्रॉपरली लेटती है और अपने पिलो को अपने सर के नीचे लगा लेती है। रियांश जो लूसीफर को धीरे से अपने गोद में उठाए थे और उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, वेरी गुड अप्रिसिएशन। रियांश ने लूसीफर को
राज नंदिनी के साथ किए गए हरकत की वजह से दिया था। और वो धीरे से उसे बाहर की तरफ ले जाकर एक स्टाफ को देते हुए कहते हैं, ऐसे अच्छे से मील कराओ और उसके बाद सुला दो। इसका रेस्ट लेना ज़रूरी है। रात में कुछ इम्पोर्टेंट काम करवाना है इससे। जैसे ही वो स्टाफ ही सुनी थी, वो अपने सर को हाँ मिलाती है और लूसीफर के साथ वो भी उसके रूम की तरफ चली जाती है। रियाज दोबारा से रूम में आ चुके थे, जहाँ जिया जानबूझकर के अपनी आंखें बंद किए लेटने का नाटक कर रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही है, पर ऐसा कुछ था नहीं। रियाज उसके बगल में आकर धीरे से लेटते हैं और फिर अपने शर्ट के कुछ ऊपर के बटन्स को खोलते हुए कहते हैं, हो गया तुम्हारा नाटक। उसके चेहरे की तरफ भी जैसे ही वो झांके थे, जिया अपनी आंखें ज़बरदस्ती बंद कर ली थी। जैसे ही रियाज ने अपने होठों को जिया के गाल पर रखा था, जिया धीरे से अपने हाथ को उठाकर अपने गाल पर रख ली थी और रियाज का होठ उठा करके जिया के हाथों से टच हो जाता है। यूँ इस तरह की नाराज़गी देखकर रियाज जो जिया के गाल को हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, मैडम क्या हुआ आपको? जिया जो अपने चेहरे को बस ना मिलाते हुए कहती है, नींद आ रही है। ऐसा कुछ वैसे तो था नहीं, क्योंकि जिया सुबह से सिर्फ रेस्ट ही तो कर रही थी, मगर उसके बावजूद भी जिया की बातें सुनकर के रियांशु दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहते हैं, ठीक है, नहीं करनी है बात तो मत करो, अब मैं परेशान थोड़ी ना करूँगा तुम्हें। जिया को इस वक्त बैक में पेन हो रहा था और वो रियांश की बातें सुन करके उनका कोई जवाब नहीं देती, बस धीरे से अपने एक हाथ को ले जा करके अपने बैक पर धीरे धीरे छुआने लगती है। रियाज रोज की तरफ सटते हुए कहते हैं, दर्द हो रहा है। जिया जो दोबारा से उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दी थी, वहीं रियाज जो पीछे से जिया की गाउन के जिप को नीचे करते हुए कहते हैं, गाउन निकालो, मसाज दे देता हूँ। जिया ये सुनकर के हैरान होते हुए रियाज की तरफ धीरे से करवट बदलते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं आप? और ऐसा कुछ नहीं करेंगी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। रियाज जो उसके प्यारी प्यारी बातों को सुनते हुए बोलते हैं, नाराज़ हो नाराज़ ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम मसाज तो ले लो, तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत है। वहीं जिया जो कहती है, हाँ ज़रूरत है, पर आपसे नहीं, मेरे 2 केयरटेकर कहाँ हैं जिसे आप हायर कर लेकर आए थे, वो स्टाफ दे देंगी मुझे मसाज। रिया जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हें लगता है मेरे होते हुए मैं किसी और को तुम्हें हाथ लगाने दूंगा? वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी में मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आऊँ ताकि डॉक्टर चैटर्जी ज़्यादा नाटक ना करें और तुम्हें मेरे पास आने दें, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ अच्छी तरह से वक्त नहीं बिता पा रहा था। तुम गाँव निकालो, मैं ऑयल लेकर आता हूँ। जिया जो थोड़ा परेशान होते हुए कहती हैं, मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत। तभी रियाज जो पीछे मुड़ करके उसको बस गुस्से में देखते हैं, जिससे जिया चुप हो जाती है। रियाज ऑयल लेकर तो आ गए थे, लेकिन जिया अपनी जगह से टच से मिस नहीं हुई थी और ऊपर से उसने अपने पूरे मुंह को कवर कर लिया था ब्लैंकेट से। रियाज तुरंत ही उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए कहते हैं, जब तक तुम्हारी हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, ऐसे नहीं सोओगे तुम, तुम्हें वेंटिलेशन की ज़रूरत है जिया, और इस तरह से ब्लैंकेट में छुपने की ज़रूरत नहीं है। गाउन निकालो। जिया अपने चेहरे को धीरे से नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, और किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे कोई ज़रूरत नहीं मसाज की। रियाज और जिया को दूसरी करवट दे करके उसके कंधे से धीरे धीरे उसके कान के बाजू को हटाते हैं और फिर जिया से कहते हैं, या तो तुम ये खुद करो या तो फिर मैं अपने तरीके से कर लूँगा। जिया जो रियाज को एक पिलो दे करके जिया जो रियाज के हाथ में बगल में रखा एक पिलो देती है और फिर धीरे से उठ करके बैठते हुए अपने गाउन को नीचे की तरफ सरका लेती है। वो अब जाकर के पेट के बल लेट चुके थे। वहीं रियाज जो पिलो को हटाते हुए कहते हैं, आप तो ऐसे शर्मा रहे मोहतरमा जैसे मैंने कुछ देखा ना हो, या फिर आने वाले टाइम में मैं कुछ देखने वाला नहीं हूँ। और फिर वो धीरे से जिया के पीठ पर ऑयल का कुछ ड्रॉप गिराते हुए अपने ठंडे ठंडे हाथ को ले जाकर के जिया के पीठ पर सहलाते हुए कहते हैं, और अगर इन दोनों में से आप कुछ भी सोच रही हैं ना, तो दोनों आपकी गलतफहमी साबित होने वाली है, क्योंकि आपके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिससे मैंने महसूस न किया हो। ये सुनकर और ऊपर से रियांश के ठंडे ठंडे हाथों को अपने पीठ पर महसूस करते हुए जिया को एक अलग सा एहसास उठने लगा था और वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेती है। वो कोशिश कर रही थी कि वो नींद में चली जाए, मगर उससे ये हो नहीं पा रहा था। रियांश जो लगातार अपनी बातों से जिया को परेशान किए जा रहे थे और जिया जो अपनी बेचैनी को अपने दिल में अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। वहीं अचानक से रियांश उसकी कमर पर अपनी उंगली ले गए थे कि तभी जिया को थोड़ी हंसी आने लगती है और वो रियांश को रोकते हुए कहती है,
वहाँ नहीं, मुझे गुदगुदी होती है। रेहाश उसकी हंसी को सुन करके दोबारा से अपने फिंगर टिप को ले जा करके धीरे से उसकी कमर पर रखते हुए कहते हैं, क्या होता है तुम्हें? जिया दोबारा से हंसते हुए बोलती है, मत करिए, वहाँ गुदगुदी होती है। उसकी हंसी सुनकर के रियांश जो एक गहरी सांस भरते हुए उसके कानों के पास आते हुए बोलते हैं, इस हंसी भरी आवाज़ को सुनने के लिए ना तरस क्या था मैं जिया। अच्छा तुम अब करवट बदलो, मैं पेट के पास भी मसाज दे दूँ। जिया जो अभी रियांश की बातों में इतनी मदहोश हो चुकी थी धीरे से अपनी करवट को बदलना भी शुरू कर देती है। रियांश ने यह तो जानबूझ करके सिर्फ जिया को परेशान करने के लिए बोला था, मगर उन्हें नहीं पता था कि जिया उनकी बातों को इतने आराम से फॉलो कर लेगी। जिया अब सामने की तरफ लेट चुकी थी और रियांश ने तुरंत ही अपनी नज़र को दूसरी तरफ कर लिया था। वहीं जिया जो अपनी आंखें खोलकर जैसे ही रियांश की तरफ देखती, वो झट से अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए नीचे रखे कंबल को अपने ऊपर ले आते हुए बोलती है, हाँ मैं, आप जाइए यहाँ से, मुझे कपड़े पहनने। रियांश ये सुन करके हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर हॉल के डब्बे को ले जा करके वो दोबारा से वार्डरोब के पास आ गए थे। वहीं वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करते हुए वो अपने हाथ को उसी वार्डरोब पर रखते हुए कहते हैं, बस तुम गहरी नींद में जाओ, उसके बाद मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। जिया जो इस वक्त अपने आप को दोबारा से ब्लैंकेट में कवर कर ली थी, लेकिन रियांश आ करके दोबारा से ब्लैंकेट को थोड़ा नीचे की तरफ खींचते हुए कहते हैं, मुंह नहीं ढकना है तुम्हें जिया, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। लेकिन जिया खुद अपनी हरकतों पर इतना एम्बेरसमेंट महसूस हो रही थी जिसकी वजह से वो बस रियांश से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। आखिर क्या होने वाला था राज, नंदिनी, प्रियंका और जयशंकर तिवारी के साथ? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफियाज ट्रैप डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।